नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं राम मोहन शर्मा। आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी आबादी जिस वर्ग की है, या ये कही कि देश में सबसे बड़ी आबादी जिस वर्ग की है, उसका नाम है अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी। उत्तर प्रदेश में 79 जातियां इसी वर्ग के अंदर आती हैं, लेकिन अलग अलग राज्यों में कई जातियां इस बात को लेकर संघर्ष भी कर रही हैं कि उन्हें पिछड़ा माना जाए और उसी आधार पर आरक्षण भी दिया जाए। लिहाजा केंद्र सरकार ने राज्यों को यह अधिकार दे दिया है कि वो अपने हिसाब से जातियों का वर्ग तय करें, यानी कौन सी जातियां पिछड़ी हैं इसका फैसला राज्य करें। संसद में संविधान संशोधन विधेयक पर चर्चा हुई तो दो बातें निकलकर सामने आई। पहली बात तो यह कि इस विधेयक पर सभी दल एक सुर में बोले, और दूसरी बात यह कि अगर ओबीसी में जातियां बढ़ती हैं, क्योंकि राज्यों को जब अधिकार मिलेगा तो राज्य अपने हिसाब से जातियों की लिस्ट तय करेंगे और इसके बाद ओबीसी वर्ग में जातियों की संख्या बढ़ेगी। और अगर ऐसा होता है तो फिर आरक्षण का क्या होगा? और अगर ऐसा होता है तो फिर आरक्षण का क्या होगा? क्या आरक्षण की सीमा बढ़ाई जाएगी? असल में आरक्षण वो मुद्दा है जो सरकार तय करती है, और यही वजह है कि आरक्षण पर जो स्टैंड समाजवादी पार्टी और बीएसपी जैसे दलों का दिखता आया है, अब बीजेपी भी कुछ कुछ उसी ट्रैक पर है। या ये कहिए कि चूंकि बीजेपी सरकार में है इसलिए एक्शन के लिहाज से थोड़ी सी आगे है, क्योंकि पिछड़ा वर्ग आयोग एक लिस्ट भी तैयार कर चुका है उत्तर प्रदेश के अंदर, जिसमें बताया जा रहा है कि 39 जातियां हैं और ये 39 जातियां ओबीसी वर्ग में शामिल की जा सकती हैं। संसद से कानून के पारित होते ही कहा जा रहा है कि इसी लिस्ट पर काम किया जाएगा। तो अब सवाल यह है कि क्या ओबीसी वर्ग बीजेपी के साथ जाएगा? क्या 2022 में यह ओबीसी बिल बीजेपी का बेड़ा पार करेगा? या फिर इसके अलावा एक सवाल यह भी पूछा जाना चाहिए कि सामान्य वर्ग के पास, जनरल के पास अब ऑप्शन क्या बचा है? चर्चा इसी बात पर करेंगे, लेकिन पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। संसद में हंगामे के बजाय आज चर्चा हुई। 16 दिनों का गतिरोध टूटने के पीछे वजह थी संविधान संशोधन बिल, वो बिल जो राज्यों को ओबीसी वर्ग की जातियां तय करने का अधिकार देगा। और यही वजह थी कि विपक्ष भी इसके समर्थन में खड़ा नजर आया। सबसे पहले आज लोकसभा में केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार ने 127वां संविधान संशोधन विधेयक पेश किया। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रस्तावित संविधान संशोधन 127 के स्थान पर 105 संविधान संशोधन विधेयक पढ़ा जाए। यह संशोधन ओबीसी की अपनी राज्य सूची को बनाए रखने के लिए, राज्य सरकारों को शक्ति बहाल करने के लिए संशोधन आवश्यक है, जिसे संविधान 102वां संशोधन अधिनियम की व्याख्या करते समय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा हटा दिया गया था। यह संविधान कई महत्वपूर्ण कारणों से महत्वपूर्ण है। यदि राज्य की सूची को समाप्त कर दिया जाता तो लगभग 671 ओबीसी समुदाय जो राज्य सूची में शामिल हैं, उनको शैक्षणिक संस्थानों और नियुक्तियों में आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। इतने संवेदनशील मुद्दे पर भला विपक्ष कैसे पीछे रहता? लिहाजा विपक्ष ने सरकार को समर्थन तो दिया, लेकिन ओबीसी आरक्षण की सीमा बढ़ाने की भी बात छेड़ दी। सबसे बड़ी मांग हमारी है, एक तो आरक्षण की कैप बढ़ाई जाए, 50% से ऊपर किया जाए। वो सरकार स्वीकार करेगी कि नहीं करेगी? वहां के माननीय सदस्य जो पिछड़े और दलित बैठे हैं, वो शायद इस बात को मानते होंगे कि आरक्षण बढ़ना चाहिए, क्योंकि जब 50% से आगे की बात मैं कह रहा हूं तो वो नारा हमें याद करना चाहिए। सोशलिस्ट लीडर्स ने दिया कि सोशलिस्टों ने बांधी गांठ, पिछड़े पावे 100 में 60। अगली सरकार समाजवादी बनने जा रही है, और आप अगर कास्ट सेंसस नहीं करोगे तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी कास्ट सेंसस करके दिखा देगी। अब ये भी समझिए कि 127वें संशोधन से क्या बदलेगा। ये संशोधन संविधान के आर्टिकल 342A और 366-26 में होना है। बिल पास होते ही राज्य सरकारों को ओबीसी वर्ग की सूची बनाने का अधिकार मिल जाएगा। अब राज्य तय करेंगे कि कौन कौन सी जातियां ओबीसी की लिस्ट में आएंगी। इसे यूपी चुनाव से पहले केंद्र का मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। यूपी में पिछड़ा वर्ग आयोग सक्रिय हो चुका है। खबर है कि राज्यों को मिलने वाले इस अधिकार पर अमल करते हुए योगी सरकार 39 जातियों को ओबीसी में शामिल करा सकती है। पिछले दिनों से जो हमारे पास आए थे वो सब, उनमें से 39 का सर्वेक्षण
ये तय करके आयोग ने कि भाई ये इन पे सर्वेक्षण करना चाहिए। सर्वे उनका हुआ है, जो सर्वे में आया है वो सरकार को दे दिया जाएगा। उधर यूपी की सियासत में पिछड़ों को लेकर खींचतान भी मची हुई है और हर कोई इस वर्ग को साधने में लगा हुआ है। ओबीसी हो या ब्राह्मण हो या राजपूत हो या महिला हो या किसान हो, पीड़ा की कोई जाति नहीं होती। ओबीसी भी बहुत अच्छी तरीके से जानता है कि 27% रिजर्वेशन 4.5 सालों तक लागू नहीं किया गया। नीट के नाम पर उनके साथ छल किया गया और अब चुनाव की बेला आ गई है तो 27% आरक्षण भी दे रहे हैं, 39 जातियों को शामिल करने का झुंझुना भी पकड़ा रहे हैं। इस देश में लंबे समय से पिछड़ों के नाम पर बहुत सारे राजनीतिक दलों ने राजनीतिक रोटी सेकने का काम किया है, लेकिन आज केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने सामाजिक न्याय के वास्तविक रूप में चिंता करने का काम किया है। आज तमाम ऐसी बिरादरियां, तमाम ऐसा वर्ग, तमाम ऐसी जातियां जिनको प्रतिनिधित्व नहीं मिला करता था, उनको आज प्रतिनिधित्व देने का काम, चाहे वो राजनीतिक तौर पर हो या सामाजिक आर्थिक तौर पर हो, वो आज केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने दिया है। उसी तरह से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार आज वास्तविकता में तमाम पिछड़े वर्ग के खेवनहार बनी है। कुल मिलाकर पिछड़ों को लेकर यूपी की सियासत में घमासान मचना शुरू हो गया है। ये बात सही है कि यूपी में सबसे ज्यादा आबादी पिछड़ों की है। ऐसे में इस बड़े वोट बैंक पर निगाहें सबकी हैं। विपक्षी दल सम्मेलन के जरिए वोट बैंक साध रहा है तो बीजेपी कभी मेडिकल में आरक्षण तो कभी ओबीसी बिल लाकर अपनी दावेदारी पेश कर रही है। अब सवाल यह है कि क्या ओबीसी बिल से 2022 की नैया पार होगी और जिस ओबीसी के लिए मोर्चाबंदी हो रही है वो ओबीसी किस तरफ जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पर आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। एक बहुत खास पैनल इस वक्त हमारे साथ जुड़ा हुआ है। मेहमानों से आपका परिचय कराएं। इस वक्त हमारे साथ जसवंत सैनी जी जुड़े हुए हैं। आप अध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग के। बहुत बहुत स्वागत है जसवंत सैनी साहब आपका। हमारे साथ डॉक्टर राजपाल कश्यप जुड़ रहे हैं। आप पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष हैं समाजवादी पार्टी के। बहुत बहुत स्वागत राजपाल कश्यप साहब आपका। हमारे साथ इस वक्त आलोक अवस्थी जी जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। उमाशंकर पांडे जी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, आप प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। आप दोनों का भी बहुत बहुत स्वागत। और उमाशंकर राजभर भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, आप प्रवक्ता हैं एसबीएसपी के, सुभाषपा के। बहुत बहुत स्वागत राजभर साहब आपका भी। और सबसे पहला प्रश्न जसवंत सैनी जी आपसे, क्योंकि पिछले कई दिनों से आप लोग, जसवंत जी आप हमें सुन रहे हैं? लगता है कि आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही। डॉक्टर राजपाल कश्यप, चर्चा की शुरुआत आपसे करता हूं। पिछले कुछ दिनों से आप लोग अलग अलग शहरों में जाकर पिछड़ा वर्ग के सम्मेलन कर रहे हैं। अभी आगे भी क्रम लगातार जारी है। आपको लग रहा है कि इस कदम से केंद्र सरकार ने जो राज्य सरकारों को दी है एक तरह से राहत, कुछ देर के बाद वो संभवतः बिल पास होने वाला है, पारित होने वाला है। तो सवाल इसी बात को लेकर है कि क्या इससे ओबीसी वर्ग को राहत मिलेगी? देखिए, बीजेपी पिछड़ा विरोधी है और आरक्षण भी विरोधी है। ये केवल चुनावी नारे, चुनावी स्लोगन। क्या हो गया, 7 साल से 7वां बजट हो चुका है केंद्र सरकार का, 5वां बजट। जब कुछ देने को उत्तर प्रदेश में नहीं बचा, 5वां बजट भी निकल चुका। अब 2-3 महीने बचे हैं, जब आचार संहिता लग जाएगी, चुनाव में चले जाएंगे, तब बीजेपी ओबीसी को सपने दिखा रही है। लेकिन अब इनके झांसे में कोई पड़ने वाला नहीं है। बीजेपी को ओबीसी ने बहुत तादाद में वोट देकर पूर्ण और प्रचंड बहुमत से भेजने का काम किया और इनको अब उसकी दुगनी ताकत से हटाने के लिए बैकवर्ड लग गया। मैं पूर्वांचल में अभी सम्मेलन करके आया हूं, आज भी जालौन में बैठा हूं और बहन फूलन देवी, वीरांगना फूलन देवी की धरती पे बैठा हूं। ये तो फूलन देवी की मूर्ति तक नहीं लगाने दे रहे हैं, निषादों का वोट लेने वाले। ये बहन वीरांगना फूलन देवी की मूर्ति नहीं लगने दे रहे हैं, माल्यार्पण नहीं करने दे रहे हैं। मैं गाजीपुर में पुण्यतिथि में गया था, टेंट और पंडाल गिराने का काम। ये बैकवर्ड भी विरोधी। ये बताइए।
ओबीसी आरक्षण संशोधन विधेयक लोकसभा में पास हो गया है। इस वक्त की अहम खबर और अपडेट यह है, ओबीसी आरक्षण संशोधन विधेयक लोकसभा से पास हो गया है। राजपाल कश्यप साहब, आपकी बात को बीच में थोड़ा सा इंटरप्शन हुआ है, आप उसको कंटिन्यू कीजिए। जी, पहली बात तो हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी की मांग है, हमको जातियों में मत लड़ाओ, हमारी सबकी जातियों की जाति जनगणना कर लो और आबादी के हिसाब से सबको हक अधिकार देने का काम करो। और आप क्यों नहीं, आबादी हमारी पता है 1931 में जब जनगणना हुई थी तो 51% थी, और ये बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, ये क्यों नहीं जाति जनगणना के आंकड़े आप ओपन किए, और ये बीजेपी क्यों घबरा रही? अरे जब कश्यप साहब देखिए, बहुत सीधी सी बात है। 2021 so that National Commission could be constituted and then functional. Accordingly, the National Commission for Indian System of Medicine was constituted on 11 June 2021, and subsequently the Indian Medicine Central Council Act 1970 and the Central Council of Indian Medicine was superseded and dissolved respectively. Ministry of Law and Justice advised that the 7 clause needs to be incorporated in the National Commission of Indian System of Medicine Act 2020 in order to save the action done, decision made, liability incurred by the Board of Governors constituted as per the provisions of Indian Medicine Central Council Amendment Ordinance 2021. Sir, accordingly, a note for the Cabinet along with the bill, namely the National Commission for Indian System of Medicine Amendment Bill 2020 was approved by the Cabinet on 4th of August 2021. The bill intends to save the action done, decision made, liability incurred by the Board of Governors constituted as per the provision of the Indian Medicine Central Council Amendment Ordinance 2021. With this submission, I request for you, the Honorable August House, to pass the bill. Thank you, sir. विधेयक पर विचार किया जाए, जो सदस्य के पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य के विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। विधेयक पर विचार करने हेतु प्रस्ताव को स्वीकृत किया गया। अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी। श्री प्रेमचंद्रन जी, प्रश्न यह है कि श्री एन.के. प्रेमचंद्रन द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 1 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य के पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य के विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय नाबालों के पक्ष में हुआ, नाबालों के पक्ष में हुआ, संशोधन स्वीकृत हुआ। प्रश्न यह है कि खंड 2 विधेयक का अंग बने। जो सदस्य के पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य के विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। खंड 2 विधेयक का अंग बना। प्रश्न यह है कि खंड 1 अधिनियम सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने। जो सदस्य के पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य के विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। खंड 1 अधिनियम सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने। मंत्री जी प्रस्ताव करें कि विधेयक को पारित किया। सर, आई मूव दैट द बिल बी पास। प्रश्न है कि विधेयक को पारित किया जाए। जो सदस्य के पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य के विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित हुआ। सभा की कार्यवाही बुधवार दिनांक 11 अगस्त 2021 को प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। तो ये लोकसभा की कार्यवाही भी साथ साथ आपको इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, और वो जिस बिल की हम बात कर रहे थे वो लोकसभा से पास हो गया है। उसमें विपक्षी दलों का भी पूरा समर्थन सरकार को मिला है, और यही वजह है कि बड़ी आसानी के साथ 16 दिन से जो संसद नहीं चल पा रही थी, आज चली भी, और व्यापक चर्चा भी इस बात पर हुई। कश्यप साहब, आप बार बार ये कह रहे हैं, देखिए हमारी आबादी सबसे ज्यादा है, एक बार फिर से जातिगत जनगणना करा लीजिए। लेकिन सवाल तो इसी बात को लेकर है ना, बहुत सी जातियां ऐसी हैं जो इस बात को लेकर संघर्षरत हैं अलग अलग राज्यों में, सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात नहीं, कि उनको पिछड़ा वर्ग के अंदर लिया जाए। और इसी बात का अधिकार अब राज्यों को मिल रहा है कि वो अपने हिसाब से जो केंद्र की सूची में नाम नहीं है राज्य डालना चाहते हैं, उनकी स्थिति को देखते हुए, उनके सर्वे को देखते हुए, तो वो इसको ओबीसी वर्ग में डाल सकेंगे। माने जातियां बढ़ने वाली हैं तो जाहिर है कि आबादी की संख्या भी बढ़ने वाली है, और इसीलिए ये वर्ग मजबूत है।
ओबीसी वर्ग एक साथ कहां जाएगा, यह बहुत कठिन बात है। देखिए, ओबीसी अब बीजेपी के झांसे में आने वाला नहीं। जैसे इन्होंने बुलेट ट्रेन का सपना दिखाया, जैसे इन्होंने जीएसटी का सपना दिखाया, जैसे 2 करोड़ नौकरी का सपना दिखाया, जैसे किसान की आय दुगनी करने का सपना दिखाया, ये चुनाव आएगा तो नया प्रोपेगेंडा खड़ा करेंगे और करने वाले कुछ नहीं है। ये कहते थे देश में भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा नोटबंदी के बाद, भ्रष्टाचार 100 गुना बढ़ गया। जीएसटी के बाद कहते थे चीजें सस्ती हो जाएंगी, तो कितनी महंगी चीजें हो गई। और ये डीजल पेट्रोल से लेके महंगाई, बेरोजगारी, कहते थे 2 करोड़ नौकरियां देंगे, कोई नौकरी पाया है? अब तो सरकारी डिपार्टमेंटों में भी प्राइवेट सेक्टर के लोग नौकरी से कर रहे हैं, आउटसोर्सिंग से कर रहे हैं, उसमें भी आरक्षण लागू नहीं है। और दूसरी बात, निजी क्षेत्रों में संपत्तियां बेचे दे रहे हैं। ये केवल ड्रामेबाजी कर रहे हैं। रेलवे बेच दोगे, उसमें सबसे ज्यादा नौकरियां रेलवे में होती है, रेलवे आप प्राइवेट सेक्टर को दे दोगे, एलआईसी आप प्राइवेट सेक्टर को दे दोगे, हवाई अड्डा आप प्राइवेट सेक्टर को दे दोगे, और खेती किसानी बची है जो गांव गरीब के पास, वो भी उद्योगपतियों को देना चाहते हैं, इस मुल्क को गुलाम बनाना चाहते हैं। अब लेकिन दलित, तो आप ये कह रहे हैं कि फिर प्राइवेट सेक्टर में भी आरक्षण लेके आ जाइए, अगला कदम आप लोगों का ये होने वाला है। ठीक है, नहीं, हमारी मांग है मंडल कमीशन की शिकायतें लागू हो, प्राइवेट सेक्टर में जसवंत सैनी साहब, और जाति जनगणना, जसवंत सैनी साहब, सबको हक अधिकार, क्या पिछड़ा वर्ग के लोग इस संशोधन विधेयक के पास होने के बाद राज्यों के पास वापस अधिकार आएगा कि वो अपनी ओबीसी की जातियां तय करें, और आप लोग पिछड़ा वर्ग के हित में काम करते हैं, उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष हैं आप। अब मेरा सवाल यह है कि क्या इससे फायदा मिलेगा सरकार को, बीजेपी को? देखिए, फायदे नुकसान का विषय नहीं है जी, ये पिछड़े समाज के उत्थान का विषय है। पिछड़े समाज के लोगों को उनका अधिकार मिले, और मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। उन्होंने पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया, और आरक्षण ये ओबीसी के लिए जो 127वां आरक्षण संशोधन विधेयक पारित किया गया है, इससे निश्चित रूप से पिछड़ी जातियों को लाभ मिलेगा। नहीं तो उत्तर प्रदेश में ये संख्या बढ़ने वाली है क्या? आप लोगों की क्या तैयारी है? देखिए, पिछड़ा वर्ग आयोग उत्तर प्रदेश में पहले से ही ये अधिकार मिला हुआ है, और पिछड़ा वर्ग आयोग लगातार इसमें काम करता है। पिछले वर्षों से कई जातियों का प्रतिवेदन हमें प्राप्त हुआ। प्रतिवेदन पे आयोग के द्वारा जांच कराना, सर्वे, जातियों का सर्वे, जाति सर्वे के बाद फिर शासन को संस्तुति, ये प्रक्रिया है पिछड़ा वर्ग आयोग के काम करने का तरीका है। तो जो भी प्रतिवेदन आता है उस पर सर्वे कराना, सर्वे कराने के बाद वो लगता है कि इस पर संस्तुति करनी चाहिए, वो संस्तुति शासन को जाती है। ठीक है, इसमें क्या पैमाना आप लोग रखते हैं? उसमें आर्थिक होता है, सामाजिक स्तर होता है, कैसे आप मानते हैं कि देखिए ये जाति अमुक जाति, अब इसको पिछड़ा वर्ग में आना चाहिए? ऐसा नहीं, इसके लिए सामाजिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति, उनकी नौकरियों में भागीदारी और आर्थिक स्थिति, इन सब के आधार पर सर्वे किया जाता है। और सर्वे में लगता है कि इस जाति के लोगों को पिछड़े वर्ग में आना चाहिए, तो उनका सर्वेक्षण कराना, सर्वेक्षण के बाद मीटिंग में पास करना, और फिर उसके बाद कई जातियों में ऐसा भी एक पक्ष और विपक्ष भी होता है, तो सबको सुनने के बाद वो संस्तुति शासन को करने का अधिकार आयोग का है। ठीक है, उमाशंकर पांडे जी, फिर अगर यही पैमाने चलते रहे तो वो दिन दूर नहीं कि बहुत सी सवर्ण जातियां भी पिछड़ा वर्ग की लिस्ट में खड़ी होंगी, और अभी भी कुछ तो हैं दरवाजे तक पहुंच गई। राम मोहन जी, देखिए, ये देश जिन लोगों से मिलकर बना है, उन सबके विकास का और विकास की मुख्य धारा में सबको आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी इस लोकतंत्र की भी है, इस संविधान की भी है, इन सरकारों का भी है। भारतीय जनता पार्टी को यह काम बहुत पहले करना चाहिए था। सोनिया गांधी जी ने 3 जुलाई 2020 को नरेंद्र मोदी जी को पत्र लिखा कि आप 27% रिजर्वेशन को लागू करिए। नीट में 2017 में जब नीट लागू हुआ, उस समय आरक्षण को लागू नहीं किया गया, और उसके कारण
ओबीसी बिरादरी के 11,000 से ज्यादा अभ्यर्थी डॉक्टर बनने से वंचित रह गए। इसके अलावा सैनी जी बैठे हैं, उन्हीं के सामने ये बात करना मुझे अच्छा लग रहा है कि आज वो उपस्थित हैं। सैनी जी से पूछे इनकी नियुक्ति कब हुई थी। जहां तक मुझे याद है कि 17 जून 2021 को इनकी नियुक्ति हुई थी, यानी कि जब चुनाव आ गए राम मोहन जी, तब जसवंत सैनी जी की नियुक्ति हुई। उसके पहले उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग में नियुक्ति नहीं हुई। सैनी जी बैठे, इनसे पूछिए, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग जिसका गठन 1993 में पीबी नरसिम्हा राव जी की सरकार में हुई थी, उसको इन्होंने संवैधानिक दर्जा तो दिया, लेकिन अपमानित करने का काम किया कि नहीं किया? हमने एससी एसटी आयोग के चेयरमैन को कैबिनेट मिनिस्टर का रैंक दिया, लेकिन राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के चेयरमैन को क्या कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा नरेंद्र मोदी जी ने दिया? जहां तक मेरी जानकारी है कि उनको कैबिनेट मिनिस्टर के बजाय सेक्रेटरी का दर्जा है। सैनी जी बैठे हैं, इनसे पूछिए कि देश के जितने भी विश्वविद्यालय हैं, क्या किसी भी विश्वविद्यालय का कुलपति पिछड़ा वर्ग से आता है? क्या मेरी जानकारी में है, एक भी नहीं आता। ना कोई प्रोफेसर है, ना कोई एसोसिएट प्रोफेसर है। 7.5 लाख से ज्यादा ओबीसी के पद देश के शिक्षण संस्थानों और तमाम सरकारी संस्थानों में खाली है। इसका मतलब राम मोहन जी ये हुआ कि आदरणीय सोनिया गांधी जी ने जो पत्र लिखा था, माननीय सुप्रीम कोर्ट में जो छोटा सा ब्रेक लेना था, उस जब तुषार मेहता को तलब किया गया था, उससे डरी हुई सरकार ने आनन फानन में ये बिल लाया। अन्यथा ओबीसी आरक्षण, ओबीसी का ये जो 127वां संविधान संशोधन, भारतीय जनता पार्टी को इसमें से किसी चीज से मतलब नहीं था। और ना ही ओबीसी, ना ही दलित, ना ही ब्राह्मण, ना ही अपर कास्ट, ना ही हिंदू, ना ही मुस्लिम, ना ही सिख। सिखों को तो खालिस्तानी कहते हैं। नीरज चोपड़ा ने और तमाम लोगों ने जीत के देश का गौरव बढ़ाया। तो भारतीय जनता पार्टी का मतलब फूट डालो, राज करो, बंटवारा करो, ना इनको देश के विकास से एक छोटा सा ब्रेक लेना है। ब्रेक के बाद ये आपके जो सवाल है वो बहुत महत्वपूर्ण है। और क्या ये भी कहने की कोशिश हो रही है कि पहले कुलपति जो थे वो सारे ओबीसी वर्ग से थे, ये सरकार आई तो सारे ओबीसी वर्ग वाले हटा दिए गए? क्योंकि ये देश 2 दिन में, 4 दिन में, 6 साल में, 8 साल में नहीं चला है, 70 साल चला है। और सारी जगह पर अगर ओबीसी प्रतिष्ठित आपकी सरकारों ने कर दिए थे, कांग्रेस वालों ने, तो उनको क्या इस 7 साल में हटा दिया गया है? यह भी तो एक प्रश्न है। एक छोटे से ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं। एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम चर्चा लगातार कर रहे हैं कि क्या ओबीसी वर्ग बीजेपी के साथ जाएगा या ओबीसी वर्ग बीजेपी को सत्ता से हटाएगा। क्योंकि दोनों ही तरफ से, चाहे विरोधी दल हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, इस वर्ग को साधने की हर मुमकिन कोशिश में लगे हैं। और उसकी वजह यही है कि सबसे बड़ा वर्ग उत्तर प्रदेश में यही है और यही बहुत हद तक सरकारें भी बनाता आया है, सरकारें तय करता आया है। हमारे साथ कुछ खास मेहमान लगातार बने हुए हैं, उनकी तरफ एक बार हम फिर से लौटते हैं। ये भारतीय समाज की, हमारे समाज की हकीकत है कि जो लोग मजबूत रहे हैं उनके हिसाब से चीजें चली हैं। चाहे पहले की व्यवस्थाओं में जो सवर्ण वर्ग का एक तरह से दबदबा था, उसको भी हमने देखा। हमने इसके बाद जब आरक्षण आ गया तो ओबीसी वर्ग में भी कुछ ऐसी जातियां हैं जिन्हें आप कहिए उंगलियों पे गिन लीजिए 5 या 6, जिन्हें आरक्षण का भरपूर लाभ मिला। बाकी की जातियों को उतना उसका फल नहीं मिला, उतना उसका लाभ नहीं मिला। तो जो लोग जिस जगह पे मजबूत होते हैं वो उस हिसाब से चीजों को टैकल करते जाते हैं। और इसी वजह से कुछ जातियां जो वंचित हो जाती हैं, उनके नेता पैदा होते हैं और वो आगे जाके अपनी जातियों को एक तरह से उसका लाभ दिलाने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ इस वक्त उमाशंकर राजभर जी भी जुड़े हुए हैं। राजभर साहब, ऐसा तो नहीं था ना उत्तर प्रदेश में या इस देश में कि सब कुछ ओबीसी वर्ग के हाथ में था, जो अब ओबीसी वर्ग के हाथ से फिसल गया है। आप लोगों का तो संघर्ष इसी बात का रहा है कि देखिए हमें अन्य पिछड़ा वर्ग को उसका हक दिलाना है। तो सवाल इस बात का है कि जब वो हक दिलाने की बात हो रही है, कोशिश हो रही है, तो फिर उस बात का विरोध क्यों है? रखिएगा तो भाजपा सरकार जो है, मुझे लगता है कि ओबीसी समाज के ऊपर कंफ्यूज है। आपने जो सरकार जो है, मुझे लगता है कि ओबीसी समाज के ऊपर कंफ्यूज है।
आपने देखा होगा 2018 में यही माननीय मोदी जी रोहिणी आयोग बनाते हैं जिसमें 27% ओबीसी समाज को आरक्षण मिला हुआ है। कुछ सबल जातियां उस आरक्षण का लाभ ले रही है। जो देश के 11 स्टेट में उसका व्यवहार कर दिया गया है, तो भारत सरकार भी 2018 में वही कमीशन का ढाती है पूरे देश में 27% के जातियां जितनी भागीदारी है उसकी हिस्सेदारी के हिसाब से डाल दिया जाए। 2017 उत्तर प्रदेश में सरकार आती है, 2017 मामले में पिछड़ा आयोग के मंत्री बनते हैं, तब उन्होंने सामाजिक न्याय समिति लाते हैं। यही योगी सरकार है, यही बाबा योगी जी है, ये कहते हैं कि सामाजिक न्याय समिति लागू कर देते। सामाजिक न्याय समिति क्यों लागू हुई है उसको गायब नहीं गया। उत्तर प्रदेश पिछड़ा आयोग में मात्र 79 जातियां है, 79 जातियों में कुछ ऐसी जातियां है, ऐसी जातियां है तो सबल जातियां है। चाहे यादव ले लीजिए, कुर्मी ले लीजिए, चाहे पटेल ले लीजिए, चौहान ले लीजिए, यह सबल जातियां है। 27% करना लेके जा रही है। जो पिछड़ी जातियां है तो बाकी की जातियां है उनको कोई लाभ नहीं मिल रहा है। योगी महाराज ने उसको 27% आरक्षण लगा दे प्रमुख करने की बात कहा। लेकिन आज उस प्रावधान करने की जो है जो सामाजिक न्याय समिति है उत्तर प्रदेश बाबा योगी के पूरे ध्यान में करी हुई है। और ऊपर से आप कुछ सबल जातियों को आप उसमें जोड़ दे रहे हैं। आज आप बताइएगा इस बात को कि क्या कार्य करना है, क्या आगे करना है, क्या आप किस जातियों को और उसमें यानी अर्थ पिछड़ा जो समाज है उसका हक लूटा जाएगा। इस बात को जाने की जो अर्थ पिछड़ा समाज है उसका हक जैसा और लूटा जाएगा। यानी उत्तर प्रदेश में चाहे दारी जो है गंगा है राजमाला में, चाहे दिन में चला पूरा भाजपा को इस बार सिखा देगा। 2022 में आप समय के लगेगा ओबीसी कार्ड जो खेल रहे हैं वो दिशा में जा रहे हैं और इसके लिए आप जो है 2022 में लेकर जाएंगे। ठीक है आलोक अवस्थी जी, अभी कह रहे हैं कि देखिए और हक मारा जाएगा ओबीसी वर्ग का जैसे आप लोग जातियां बढ़ा देंगे। देखिए राम मोहन जी, आज लोकसभा से 127वां संशोधन विधेयक पास हो गया है। इससे आज ओबीसी लिस्ट को राज्यों को बनाने का अधिकार मिल गया है। कई जगह क्या होता है कि किसी राज्य में कोई जाति जो है ओबीसी है और दूसरे राज्य में वही जाति जो है कहीं सामान्य में आ जाती है, कभी कहीं दलितों में गिनती जाती है। अब राज्य अपने हिसाब से अपने यहाँ पिछड़े समाज को लिस्ट कर सकेंगे। दूसरी बात मैं ये बात कहना चाहूंगा कि ओबीसी समुदाय के कल्याण के लिए नरेंद्र मोदी जी ने जितने काम किए वो आज तक किसी ने नहीं किए। ओबीसी कमीशन को संवैधानिक मान्यता देकर के पिछड़े वर्ग के लोगों को सम्मान के साथ जीने का अधिकार दिया। कांग्रेस को बताना चाहिए कि लंबे समय तक वो सत्ता में रही है, उसने ओबीसी हितों के विषय में को क्यों रोक के रखा। आर्थिक रूप से कमजोर तबके को 10% आरक्षण के लिए कांग्रेस ने क्यों नहीं कुछ किया। हम जो है बाबा साहब सिद्धांतों को जमीन पर यदि सरकार ने उतारा है तो वो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जिनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। कांग्रेस इस दिशा में कुछ भी नहीं कर पाई थी, इसलिए उसकी खिसियानी बिल्ली खंबा नोचने वाली स्थिति स्वाभाविक है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के मंत्र के साथ ईज ऑफ लिविंग का विचार जो है प्रतिपादित किया है, ताकि भेदभाव से मुक्त समाज होकर के पिछड़े लोगों को बुनियादी सुविधाएं शीघ्र और सस्ती दर पे उपलब्ध हो सके। मोदी सरकार की हर योजना, हर कार्यक्रम का जो बिंदु है वो गरीब, कमजोर, पिछड़ा तबका है। अंत्योदय प्रधानमंत्री का जो है संकल्प है। हम समतामूलक समाज की स्थापना के लिए काम कर रहे हैं। यही समाजवादी पार्टी के नेता हैं, हमेशा जातियों की राजनीति करते रहे हैं, पिछड़ों के राजनेता बनते हैं, लेकिन जब देने की बारी आती है इनकी तो खाली एक कुनबे के लोगों को और एक जाति विशेष के लोगों को ही पूरा जो है आरक्षण और पूरा सुविधा दे देते हैं। क्यों नहीं सबको बांटते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने ही अति पिछड़े वर्गों को, सामान्य लोगों को, सबको सारे हक दिए हैं। आप देखिए अभी मेडिकल एजुकेशन में भी हमने जो है 27% आरक्षण दिया है पिछड़ों को और साथ ही 10% जो ईडब्ल्यूएस है, आर्थिक रूप से कमजोर जो सामान्य वर्ग है, उसके लिए आज तक किसी ने नहीं सोचा। भारतीय जनता पार्टी ने जो है 10% आर्थिक वर्ग से कमजोर सामान्य वर्गों को भी जो है हमने आरक्षण दिया है, जिससे उस तबके से आने वाले परिवार जो है इसमें जो है लाभ उठा सके। तो कांग्रेस को और समाजवादी पार्टी ये दोनों सत्ता में रहे हैं। कांग्रेस की सरकार 10 साल रही है पिछले, और सपा और बसपा दोनों इसके साथ ही रहे हैं। आरक्षण का जो मूल कॉन्सेप्ट था, आप कह रहे हैं कि बाबा साहेब के विचारों को जमीन पर उतारने का काम आपके दल ने किया है, लेकिन मूल जो आरक्षण का कॉन्सेप्ट है वो तो यही है कि जो वंचित है, जो शोषित है,
जिसे अपनी आवाज उठाने का और नौकरी पाने के लिए लाखों संघर्ष करने पड़ते हैं, उसको हक मिले, वो मूल धारा में आए, वो मुख्य धारा में आए। तो सवाल इसी बात का है कि जब कह रहे हैं राजभर जी जो बैठे हुए हैं कि ओबीसी वर्ग में भी 4-5 जातियां हैं जो सारा आरक्षण ले जाती हैं, बाकी का आरक्षण उन जातियों को नहीं, आप भी वही कह रहे हैं, मैं तो खाली एक जाति आप भी वही कह रहे हैं, लेकिन मेरा मूल सवाल तो आपने सुना नहीं। सवाल यह है देखिए कि आप कुछ जातियां और जोड़ने की बात कही जा रही है। हर राज्य में यही होगा कि राज्य वाले अपने हिसाब से ओबीसी में जाति निकालेंगे तो नहीं, नई जाति और उसमें घुसा देंगे। तो सवाल इस बात का है कि वो आरक्षण तो और बटेगा। आरक्षण की सीमा तय है 27%। सुप्रीम कोर्ट ने 50% की सीमा को नहीं बढ़ाया है, उसी के अंदर ही आरक्षण मिलेगा। लेकिन जो वर्ग छूटा हुआ है, क्या उसको छोड़ दे? क्या उसको जो है हम शामिल ना करें? जो उसका अधिकार है, जो समानता का अधिकार है, जो उसका समरसता का अधिकार है, उसको हम जाने दें। हमने तो क्रीमी लेयर को भी 6 लाख से बढ़ा करके 8 लाख रुपए सालाना किया है, जिससे कि लोग, अन्य लोग भी शामिल हो सके जो इसका लाभ नहीं ले पा रहे हैं। ठीक है डॉक्टर राजपाल कश्यप जी, हमने 25 जनवरी 2030 तक हमने बढ़ाया है। जो वर्ग छूटे हुए हैं उन्हें भी अधिकार है कि वो भी आरक्षण का लाभ ले पाए। डॉक्टर कश्यप। हाँ, इस सामान्य वर्ग के लोगों का EWS कोटा है, हाँ, उसमें किसी ने विरोध नहीं किया, हमारी पार्टी ने भी समर्थन किया। लेकिन मंत्री के भाई, इनके बीजेपी के मंत्री हैं और उनके भाई प्रोफेसर बन गए, वो गरीब नहीं पा रहा है, ये मंत्री खा रहे हैं। इनके बीजेपी के लोग जो गरीबों के लिए कोटा था, बता दिया, 11 प्रोफेसर बन गए, 15 वैकेंसी में 11 प्रोफेसर बन गए एक जात के, बांदा कृषि विश्वविद्यालय में। तो इनको जातिवाद नहीं दिखाई पड़ रहा। और हमारी सरकार को केवल बदनाम किया इन लोगों ने जातिवाद के नाम। कहा इसने एसडीएम यादव होगा तो सूची तो लाओ, एसडीएम यादव बता दो ना, एक सूची पटल पे रखो, मुख्यमंत्री से मांगते तो नई सूची है उनके पास। दूसरी बात, हमारी कश्यप, निषाद, बिन, धीमर, मल्लार, टिकट कहार, गुड़िया, माझी और राजभर प्रजापति, इनकी आरक्षण जबकि सारी औपचारिकताएं पूर्ण है। माननीय अखिलेश यादव जी ने इनको शामिल कर लिया था, परिभाषित कर दिया था, हक और अधिकार मिलने लगा था। इनके लोगों ने कोर्ट में जाकर रुकवाने का काम किया। उसके बाद में कहा कि नहीं मैं करवाऊंगा, अपनी सरकार बनवा ली। आज तक उनको हक और अधिकार नहीं मिला है, आरक्षण नहीं मिला है। दूसरी बात, ये इतने बैकवर्ड के हितैषी है तो अरे क्यों हमको जातियों में लड़ा रहे हो? आप आबादी के हिसाब से सबको हक अधिकार दे दो। हमारे नेता कह रहा है, माननीय अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि सबको आबादी के हिसाब से हक अधिकार दे दो। क्यों घबरा रहे हो? क्यों नहीं जाति जनगणना करा रहे हो? क्यों नहीं आंकड़े प्रस्तुत सामने रख रहे हो? और दूसरी बात, मंडल कमीशन की जी ठीक है। कश्यप साहब की आवाज ब्रेक हो रही है। उमाशंकर पांडे जी के पास चलते हैं। पांडे जी, अब कह रहे हैं कि जातियों को उनकी आबादी के हिसाब से अधिकार दे दीजिए। माने कोई 6% है तो उसको 6% नौकरी, कोई 10% है तो उसको 10% नौकरी। क्या ये सही तरीका है? देखिए राममोहन जी, मैं अभी राजपाल कश्यप जी हमारे मित्र हैं, मैं उनको सुन रहा था। उन्होंने कहा था कि जो है कांग्रेस ने भी विरोध किया। 2011 में जातीय जनगणना कांग्रेस पार्टी ने ओबीसी के लिए करवाई थी और वो आर्थिक सर्वेक्षण था, वो जातिगत सर्वेक्षण था, वो सामाजिक सर्वेक्षण था। आज उत्तर प्रदेश में 70 जातियों ने ओबीसी में आने के लिए आवेदन किया और जो खबरें आ रही हैं कि वो 2011 में को ले रहे हैं। कितने % ओबीसी मिले आपको जातिगत जनगणना में? सुन लीजिए। नहीं तो आपने जो कही, मैं तो उसी में प्रति प्रश्न कर रहा हूं आपकी बात पे। एक बार कहिए ना। आपने कहा कि 2011 में आपने जातिगत जनगणना कराई, हाँ, तो डेटा कहां है? जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बैठे हैं, उनसे पूछिए कि 7 सालों तक उन्होंने लोकसभा के पटल पर ये क्यों नहीं रखा और आज भी उनको किस बात की तकलीफ है? सर 2011 से 2014 तक सरकार आपकी और डेटा 2014 के बाद की सरकार रखे। भागवत जी, हाँ बिल्कुल, हम तो उसको स्टडी कर रहे थे। देखिए
कोई रिपोर्ट आती है, हमने जनगणना कराई, हम उसको स्टडी कर रहे थे, हमारी सरकार चली गई, मोदी जी की सरकार आई और 7 साल तक ये सत्ता में रहे, इनको उसको पटल पे रखना चाहिए था कि नहीं रखना चाहिए था? तो आप जरा 3 साल आपको इस बात की स्टडी करने के लिए लग गया कि किसका कितना परसेंटेज है? मतलब ये तो ऐसे कठिन सवाल हैं। आपको पता है राम मोहन जी कि कठिन सवाल नहीं है। आबादी, बात सुनिए, नहीं मुझे आप एक बात बताइए, मुझे एक बात बताइए ईमानदारी से कि इस देश में अगर 1.5 अरब आबादी है, अच्छा नहीं लगता। नहीं मुझे ये बताइए, आप स्किप होके मत निकलिए, जो नहीं किया उसका क्रेडिट किस बात का ले रहे हैं? मैं स्किप नहीं, मैं तो आपको पूरा इतिहास बताना चाहता हूं। मैं तो यही तो पूछ रहा हूं आपसे। आप 2011 का क्रेडिट ले रहे हैं कि आपने जातिगत जनगणना कराई, और हमारे पास डाटा 1947 के पहले का है, हमारे पास डेटा 1947 के पहले का है। आप कह रहे हैं 2011 में हमने जातिगत जनगणना कराई। मैं भी जा सकता हूं, आप समय ही किल कर रहे हैं। मैं 1931 के सर्वेक्षण से भी शुरू कर सकता हूं। नहीं, तो मुझे ये बताइए कि 2011 में जो जनगणना कराई उसका डेटा किसने रोक लिया आपको? 3 साल 14 में सरकार गई आपकी। साहब सुन लीजिए, आप ये प्रश्न पूछने का आप में मादा है राम मोहन जी? भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बैठे हैं कि आखिर 7 सालों तक आपने उस जनगणना को लोकसभा के पटल पर क्यों नहीं रखा? ये आप पूछ सकते हैं। मैं कह रहा हूं पांडे जी, आपने 3 साल तक क्यों नहीं रखा? इसका कोई जवाब नहीं देंगे। पूछ पाएंगे और क्या आपका जवाब नहीं है? फिर वही बात कर रहे हैं कि पांडे जी 3 साल तक आपने नहीं रखा, 11, 12, 13 और 14। सुनिए राम मोहन जी, आपने रखा डेटा दीजिए। देखिए ये आप उलझाइए मत। नहीं उलझा नहीं रहा हूं। आप 3 साल तक नहीं रखेंगे तो आप माफी मांग लीजिए, फिर मैं उनसे सवाल कर लेता हूं कि मैंने गलत किया, 3 साल तक डेटा नहीं रखा। मैं बीजेपी से सवाल पूछता हूं। यही ये आपके लिए सबसे आसान है, ये सबसे आसान है। कोई रिपोर्ट आती है उसकी स्टडी होती है। अरे सर, कितने दिन तक स्टडी होती है? जब सरकार चली जाएगी तब दूसरे के लिए छोड़ देंगे आप। सरकार की अब मैं बीजेपी से ये सवाल पूछूंगा कि 5 साल के बाद उनकी सरकार बनेगी कि नहीं बनेगी, इस बात को लेकर वो कहेंगे कि हमें अगले टर्म में काम करना है। दावे से कह रहा हूं, आप एंकर से हटा दिए जाएंगे, आपको फील्ड रिपोर्टिंग दे दी जाएगी। यही हमारी पांडे साहब, फील्ड रिपोर्टिंग एंकरिंग से बेहतर जॉब है। मुझे तो फील्ड रिपोर्टिंग एंकरिंग से बेहतर जॉब है। पहली बात तो ये जान लीजिए आप। स्क्रीन पर बैठने वाले प्रवक्ता से कहीं बेहतर विधायक, कहीं बेहतर सांसद होता है। अब आप देखिए, आप उल्टी बात करेंगे तो कैसे बताओ? जो फील्ड रिपोर्टिंग करते हैं, आप कह रहे हैं कि फील्ड रिपोर्टिंग दे दी जाएगी। हमला कर रहे हैं, सीधे एंकर के ऊपर हमला कर रहे हैं। आप अपना कर्ज फर्ज मुझे 2011, 1 मिनट रुक जाइए, मैं निष्पक्ष पूछ लेता हूं। 1 मिनट रुक जाइए, 1 मिनट रुक जाइए। डॉक्टर राजपाल कश्यप, 1 मिनट रुक जाइए। ओबीसी वर्ग के बड़े नेता हैं, सपा के प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं। राम मोहन जी, मैं बीजेपी से नहीं पूछ रहा हूं, आपसे नहीं पूछ रहा हूं। कश्यप साहब बताइए, 2011 में जातिगत जनगणना हुई थी क्या? नहीं, बिल्कुल आपकी बात गलत है। आप इस बात पर देखिए, इन्होंने जातिगत जनगणना के लिए घोषणा की, बजट देना दिया, बजट में बंदर बात हुआ, उसके बाद में आज तक आंकड़े नहीं आए। और जब बीजेपी ने रखे आंकड़े, और हमारी समाजवादी पार्टी की मांग है जाति जनगणना कराएं। अगर नहीं कराते तो माननीय अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनते हैं, तो उन्होंने कहा है हम जाति जनगणना कराएंगे और आबादी के हिसाब से सबको हक अधिकार देंगे। अच्छा ये बताओ, पेड़ पौधे गिन लेते हैं आप, आज जानवर गिन लेते हैं आप, पूरे जंगल के पेड़ पौधे गिन लेते हो। अरे हमारी जात में पूछ लो, मल्ला है, प्रजापति है, कुमार है, कुशवाहा है, साक है, साहू है, तेली है, राठौर है, राजभर है, प्रजापति है। आप पूछ लो ना भाई, विश्वकर्मा है, बताओ ना। अरे पूछने में क्या जा रहा? आप जनगणना करेंगे तो आप ये पूछेंगे कि मोबाइल है कि नहीं है, पक्का मकान है कि नहीं है, मोटरसाइकिल है कि नहीं है, हैंडपंप लगा है कि नहीं है। अरे तो हमसे जात भी हमारी पूछ। जसवंत सैनी जी, तो टेक्नोलॉजी आ गई है, मोबाइल है, टेक्नोलॉजी है, आधार है, बैंक अकाउंट है, इतनी चीजें हैं। अगर चाहे तो ये 6 महीने में काउंटिंग करा सकते हैं। जसवंत सैनी जी, नहीं ज्यादा है, 3 महीने में करा सकते हैं। जसवंत सैनी जी, पिछड़ा वर्ग मोहन जी मुझे 30 सेकंड दे दीजिए। जी दे दिए, 1 मिनट रुक जाइए। सैनी साहब माफी मांगता हूं, पांडे जी की बात पूरी हो जाए। बोल दीजिए पांडे जी। राम मोहन जी, मुझे भी आना है, मुझे मैं आपके पास भी आ रहा हूं। बस कही कि ये व्यवस्था मजबूत लोगों, 30 सेकंड जी।
आपने कहा कि मजबूत लोगों के साथ कार्य नहीं, क्यों दिया जाए इनको भाई? राम मोहन जी हमारा समय है, रुक जाइए, हो जाने दीजिए हमारे पांडे जी का ही समय दिया जाएगा, तो बाकी लोग क्या करेंगे? सहिष्णु रहिए आप लोग। मुझे वैसे भी 30 मिनट के बाद आपने समय दिया। जी जी, मैं आ रहा हूँ आपके पास। नहीं दिया और कांग्रेस खाली झूठ बोलने के लिए यहाँ पर आ गई है। लोगों के लिए लागू किया, ये गलत बात है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से इनसे पूछे कालेंदर की जो बात कर रहे हैं उनकी रिपोर्ट को कांग्रेस क्यों दबा के बैठ गई थी? इनसे पूछिए, मंडल कमीशन का इन्होंने बनाया, 10 साल तक धूल फाकती रही मंडल कमीशन की रिपोर्ट, क्यों नहीं कांग्रेस ने लागू करी थी? कांग्रेस खाली बातें करती है, कांग्रेस कभी निर्णय लेती है। यही हाल इन्होंने जो है कृषि के ऊपर जो रिपोर्ट बनी थी उसको भी जो लेके बैठ गए। क्या बात करते हैं आप? किसी के हैं क्या? आप राम के नहीं हुए, राम के नाम पर झुकाए गए चंदन से आप प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करने लगे। राम को आपने धोखा दिया, गंगा मैया को धोखा दिया, दलितों को धोखा दिया, ब्राह्मणों की छाती पर आपने तो सभी आपने जो धोखा ज्यादा देता है वो लंबे वक्त तक सरकार में नहीं रहता है। जो धोखा ज्यादा देता है वो लंबे वक्त तक सरकार में नहीं रहता है, वो चाहे कोई भी हो। जसवंत सैनी जी, एक आखिरी प्रश्न आपसे। पिछड़ा वर्ग के उत्थान के लिए क्या क्या करना पड़ेगा? यह तरीका ठीक है, जातियां बढ़ा दीजिए, या फिर आरक्षण की सीमा भी बढ़ानी पड़ेगी? देखिए, मैं आपको बता दूं, पहली बात तो यह है कि अभी पांडे जी और राजमोहन जी जो बोल रहे हैं, बता रहे हैं, अभी इन्होंने कहा सोनिया गांधी ने चिट्ठी लिखी 2020 में और उस चिट्ठी पे आज कार्रवाई हो रही है। मैं पूछना चाहता हूँ, 56 साल तक कांग्रेस ने इस देश के अंदर राज किया, पिछड़ों के लिए क्या किया? पिछड़ों संवैधानिक दर्जा केवल नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने दिया है, इन लोगों ने क्यों नहीं दिया? 56 साल तक राज करने के बावजूद भी जितनी भी आयोग, काका कालेलकर आयोग या फिर मंडल कमीशन की रिपोर्ट को इन्होंने लागू नहीं किया। और आज जो जहाँ तक जातियों का सवाल है, मैंने पहले ही कहा था कि जातियों को जब जिस समय यहाँ आयोग बना था उससे पहले 56 जातियां थी, अब आज 79 जातियां हैं। प्रत्यावेदन देने का अधिकार सबको है और उस पर गुण दोष के आधार पर यानी कि सर्वेक्षण कराने के बाद लगता है कि ये जाति ऐसी है जिसे पिछड़ा वर्ग शामिल किया जाए, तो उसकी संस्तुतियां पहले से होती आई हैं। ठीक है, संस्तुतियां पहले से होती आई हैं, लेकिन बात यही है कि जो आप कहें वो हर दल को, हर पार्टी को लागू करना चाहिए, चाहे वो किसानों वाला स्वामीनाथन आयोग हो, चाहे मंडल कमीशन की रिपोर्ट हो। सारे जो आयोग से आपके आउटपुट निकल कर आए उसका हुआ क्या, ये भी तो सवाल है। ठीक है, अवस्थी जी 20 सेकंड है आपके पास। जी जी, हमने तो देखिए राममोहन जी, इस विधेयक के पास हो जाने से अब जो है महाराष्ट्र में पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देना हो, हरियाणा में जाट समुदाय को देना हो, गुजरात में पटेल समुदाय को देना हो, या कर्नाटक में लिंगायत समुदाय को देना हो, आरक्षण देने का रास्ता साफ हो गया है। और मोदी सरकार ने अपनी नीति और फैसले से हमेशा ओबीसी, ठीक है, अब जो रास्ता साफ हुआ है उस रास्ते से क्या वापस रिटर्न भी मिलेगा, क्या वापस सरकारें भी बनेंगी, ये भी देखना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और इसी के साथ यूपी मांगे उत्तर में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।